नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हो सब। आज अपन बायोलॉजी विषय में एक और नया टॉपिक लेकर के आए हैं। अपना जो चैप्टर चल रहा है मानव उत्सर्जन तंत्र, तो उत्सर्जन तंत्र का आज अपना जो टॉपिक रहेगा, मैंने 2-3 टॉपिक रहेंगे एक साथ। जैसे लास्ट वीडियो में अपन ने पढ़ा था कि मूत्र के निर्माण की प्रक्रिया कैसे होती है, यानी नेफ्रॉन की क्रियाविधि पढ़ी थी अपन ने। तो आज अपन 2-3 बिंदु पढ़ रहे हैं। सबसे पहला अपन ने मैन पढ़ा था कि मुख्य उत्सर्जी अंग होता है वो होते हैं किडनी होते हैं। लेकिन आज अपन बात करें कुछ अन्य उत्सर्जी अंग भी होते हैं अपने शरीर में उनकी। तो जो अन्य उत्सर्जी अंग हैं मानव उत्सर्जन तंत्र के, जो अन्य उत्सर्जी अंग हैं वो कौन कौन से हैं, तो उनकी जब अपन बात करते हैं तो जो अन्य उत्सर्जी अंग हैं मेनली उनमें जैसे त्वचा है, नंबर 1 पे अपन बात करते हैं जैसे त्वचा है। तो त्वचा क्या है, स्किन है, वो क्या अपनी अन्य उत्सर्जी अंग है। जैसे पसीना निकलता रहता है अपने शरीर से, तो वो भी एक अपने शरीर का क्या है, अपशिष्ट पदार्थ है, उसको शरीर से बाहर निकालना क्या होता है, जरूरी होता है। इसी प्रकार से अपन देखते हैं अपने कान में जैसे सीबम निकलता है, जिसको अपनी अपन भाषा में अपन कुछ अलग बोल देते हैं, तो जिसको अपन मोम बोलते हैं। तो 2 विशेष प्रकार की ग्रंथियां होती हैं। एक होती है श्वेत ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि होती है, इसको चाहे आप श्वेत ग्रंथि बोल दीजिए, चाहे आप इसको पसीने वाली ग्रंथि बोल दीजिए। और एक ग्रंथि होती है सीबीसियस ग्रंथि, सीबीसियस ग्रंथि। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं अपन श्वेत ग्रंथि की। तो श्वेत ग्रंथि होती है वो अपनी त्वचा के अधिकांश भागों में फैली हुई होती है। और मुख्य रूप से अपन देखते हैं सबसे ज्यादा अपने शरीर का जो हर पार्ट है उसी पे श्वेत ग्रंथि आपको मिलेगी, क्योंकि त्वचा के ऊपर अनेक छोटे छोटे सूक्ष्म छिद्र होते हैं जो पसीने का क्या करते हैं, स्राव करते हैं। तो स्राव करने वाली जो ग्रंथि होती है वो कौन सी ग्रंथि होती है, जो श्वेत ग्रंथि होती है। और आपको पता है कि पसीने में अपन देखते हैं तो 99% जो मात्रा होती है वो जल की होती है। बचे हुए 1% की जब अपन बात करते हैं तो उसमें जैसे कुछ मात्रा में अपन देखें कि कुछ आंशिक बहुत ही कम मात्रा में देखें तो आपको कुछ नाइट्रोजनी अपशिष्ट जो पदार्थ होंगे वो मिलेंगे बहुत ही कम मात्रा में। दूसरी बात करते हैं सीबीसियस ग्रंथि। तो सीबीसियस ग्रंथि होती है वो सीबम का स्राव करती है। और सीबम की जब अपन बात करेंगे तो आपने देखा होगा अपनी जो कान है, कान में जो एक मटेरियल एक्सक्रीट होता है, उत्सर्जित होता है, जिसको अपन मोम बोल देते हैं। तो उस मोम का जो स्राव होता है, सीबम का जो स्राव होता है, मोम का जो स्राव होता है, वो जो ग्रंथि करती है वो कौन सी ग्रंथि होती है, सीबीसियस ग्रंथि होती है मेनली। तो ये त्वचा का मैन जो पार्ट था उत्सर्जी अंग, अन्य उत्सर्जी अंग के रूप में। सेकंड जब अपन बात करेंगे तो आते हैं फेफड़े। तो प्रिय विद्यार्थियों, फेफड़ों की जब अपन बात करते हैं तो अपन को ये तो पता ही है कि कार्बन डाइऑक्साइड होती है, वो भी अपने शरीर का क्या होता है, एक प्रकार का उत्सर्जी क्या है, पदार्थ है, जिसको अपन को शरीर से बाहर की ओर क्या करना पड़ता है, उत्सर्जित करना पड़ता है। और एक स्वस्थ व्यक्ति की जब अपन बात करते हैं तो एक स्वस्थ व्यक्ति होता है वो प्रति मिनट 200 ml CO2 को क्या करता है, यानी अपने जो स्वस्थ व्यक्ति के जो फेफड़े होते हैं वो प्रति मिनट 200 ml CO2 का क्या करते हैं, उत्सर्जन उसका करते रहते हैं। स्राव मतलब निष्कासन करने की प्रोसेस है वो फेफड़े करते रहते हैं। और यही नहीं, यदि प्रतिदिन की बात करें अपन तो फेफड़ों के द्वारा 400 ml जल है
वाटर है उसका भी उत्सर्जन किया जाता है। तो दो चीजें ध्यान रखना, CO2 का उत्सर्जन तो फेफड़े करते ही हैं, इसके साथ जल का भी क्या करते हैं, उत्सर्जन करते हैं। मैंने आपको बता दिया प्रति मिनट 200 ml जो इसका मापन है वो CO2 के रूप में, और 400 ml उत्सर्जन करते हैं जल का प्रतिदिन। ये प्रति मिनट है, ये प्रतिदिन है, ठीक है। और नेक्स्ट अपन बात करते हैं एक और पार्ट ऑर्गेन्स आता है यकृत, लीवर। तो लीवर भी देखिए एक अन्य महत्वपूर्ण उत्सर्जी अंग है जिसके द्वारा भी क्या होता है, उत्सर्जन जैसी प्रक्रिया होती है। कैसे होती है, मेनली आप देखिए पित्त वर्णक है, और पित्त वर्णकों की जब अपन बात करते हैं तो पित्त वर्णक में जैसे बिलीरुबिन है और बिलीरुबिन के साथ बिलीवर्डिन है, तो इनका क्या होता है, ये पित्तरस के महत्वपूर्ण क्या होते हैं, वर्णक होते हैं। इसी के साथ कुछ एमिनो एसिड्स भी होते हैं, कुछ ऐसे अन्य विटामिन भी होते हैं, वो क्या होते हैं पित्तरस के साथ चले जाते हैं। चले जाने के बाद वो होते हैं आंतीय भाग में चले जाते हैं। आंतीय भाग में क्या होता है, उनका आंशिक डाइजेस्ट होता है। डाइजेस्ट होने के बाद में जो उनसे नाइट्रोजनी ऐसे पदार्थ बन जाते हैं जो मल के रूप में शरीर से क्या कर दिए जाते हैं, बाहर की ओर उनको उत्सर्जित कर दिया जाता है। तो इस प्रकार यकृत भी क्या करता है, उत्सर्जन की प्रक्रिया में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तो ये तीन महत्वपूर्ण अन्य उत्सर्जी अंग थे अपने शरीर के अंतर्गत। अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं जिसको अपन बोलते हैं अपोहन, रक्त अपोहन। अपना जो पार्ट रहेगा वो रहेगा रक्त अपोहन, यानी जिसको अपन बोलते हैं डायलिसिस। तो डायलिसिस क्या है या रक्त अपोहन क्या है? डायलिसिस देखिए थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। नॉर्मल अपन देखते हैं कि 10 से 30 जो मिलीग्राम मात्रा होती है यूरिया की अपने ब्लड में, पर अपन 100 ml की बात करते हैं, तो जो मात्रा होती है रक्त की, यूरिया की रक्त में, तो उसका क्या किया जाता है, छनन किया जाता है और उत्सर्जन किडनी के द्वारा उस प्रोसेस को क्या दिया जाता है, अंजाम दिया जाता है। लेकिन देखिए कभी कभी क्या होता है कि जब अपने रक्त में जो मात्रा होती है यूरिया की वो 30 मिलीग्राम से ज्यादा हो जाए, मेनली इस बात का ध्यान देना। इससे यदि वो मात्रा ज्यादा हो जाती है तो ज्यादा होने के कारण क्या होता है कि अपन को उस यूरिया के उत्सर्जन के लिए अपन को क्या करना पड़ता है, क्योंकि अपनी किडनी तो क्या है, वो तो उसका क्या नहीं कर रही है, यूरिया का क्या नहीं कर रही है, अरे उत्सर्जन जैसी प्रोसेस नहीं कर पाती हैं। अब वो क्यों नहीं कर पाती हैं, क्योंकि किडनी कहीं ना कहीं सुव्यवस्थित रूप से, सुचारू रूप से, पूर्ण रूप से काम नहीं कर पाती हैं। कहीं ना कहीं किडनी में ऐसी कोई डैमेज हो जाती है, इसके कारण वो नहीं कर पाती हैं। तो जब इसकी मात्रा ज्यादा हो जाती है तो मात्रा ज्यादा होने के कारण क्या होता है, एक बीमारी हो जाती है जिसको बोलते हैं यूरेमिया। कौन से बोलते हैं, यूरेमिया। यानी रुधिर में पर ml की जब अपन बात करते हैं तो जो वांछित जो मात्रा होती है यूरिया की, उससे मात्रा ज्यादा हो जाती है अपने रुधिर में, तो उस बीमारी को कहते हैं यूरेमिया। तो यूरेमिया बीमारी के कारण क्या होता है कि किडनी होती है, किडनी जो होती है वो यूरिया का क्या नहीं कर पाती हैं, उत्सर्जन यानी इसको सरल पदार्थों में विघटित करने का काम नहीं कर पाती हैं। अब नहीं कर पाने के कारण क्या होता है, ऐसे व्यक्ति को, क्योंकि उसके रुधिर में किसकी मात्रा ज्यादा बढ़ जाती है, यूरिया की मात्रा ज्यादा बढ़ जाती है। अगला अपना वीडियो रहेगा इस डिजीज के बारे में ही, तो उसको शरीर से बाहर निकालना तो जरूरी है। यदि बाहर नहीं निकालेंगे तो व्यक्ति की क्या हो सकती है, मृत्यु हो सकती है, क्योंकि ये जो यूरिया तो अपशिष्ट पदार्थ है और अपशिष्ट पदार्थ अपने शरीर के लिए क्या होते हैं, बहुत ही हानिकारक होते हैं। तो हानिकारक होने के कारण यहाँ ये देखना है कि डेफिनेशन आपको क्या नोटेट करनी है रक्त अपोहन की, कि यूरेमिया बीमारी के अंतर्गत
यानी मेनली डेफिनेशन को ध्यान से सुनना कि या रक्त में यूरिया की मात्रा अधिक बढ़ने के कारण, या अपन ये कह सकते हैं कि वृक्क के सुचारू रूप से कार्य न करने और रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ने के कारण उनको कृत्रिम विधि के द्वारा यूरिया का क्या कर देना, उत्सर्जन करने की प्रोसेस क्या कहलाती है, रक्त अपहरण या डायलिसिस कहलाती है। इसमें क्या होता है, वैसे इतनी सी बात अपने सिलेबस के अंतर्गत दी हुई है। इसमें एक विशिष्ट झिल्लियों का बना हुआ एक तंत्र होता है इस प्रकार से, और इन झिल्लियों को अपन बोलते हैं सेलाफोन। ये जो झिल्लियां होती हैं, ये झिल्लियां क्या होती हैं, मेनली जो प्रोटीन्स है, कौन सी प्रोटीन, रक्त में उपस्थित जो प्रोटीन है, इन प्रोटीनों के लिए क्या होती है, अपारगम्य होती है। एक आप तो 2-3 बिंदु ध्यान रखना, क्या होती है, अपारगम्य होती है। लेकिन अन्य जो पदार्थ हैं जैसे यूरिया है, अन्य कुछ एमिनो एसिड्स हैं या H जल है, इनके लिए क्या होती है, पूर्ण रूप से क्या होती है, ये पारगम्य होती है। तो देखिए अपन को तो इसके रक्त को क्या करना है, शुद्ध करना है, क्योंकि उसमें क्या है, नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ पहले से क्या वे मिले हुए हैं, तो उनको अपन को क्या करना है, उन नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर की ओर क्या करना है, उत्सर्जित करना है। लेकिन विधि कौन सी के द्वारा करना है, अपवन यानी कृत्रिम विधि के द्वारा करना है। तो इसमें देखिए किसी व्यक्ति की अपन जो मेनली सिरा है उसको लेकर के और उसका जो रुधिर है, रुधिर क्या कर देते हैं, इन सेलाफोन में ज्वाइन कर देते हैं। अब सेलाफोन में जो झिल्लियां हैं, इनमें जब रुधिर आएगा तो रुधिर तो क्या होगा, नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों से युक्त रुधिर होगा। अब जब वो युक्त रुधिर होगा तो ये झिल्लियां क्या करती हैं, मेनली प्रोटीन के लिए तो अपारगम्य होती हैं, और जब जो ही आती हैं तो इसमें प्रतिस्कंदक कारक हिपेरिन मिला देते हैं अपन। कौन सा कारक है, प्रतिस्कंदक रुधिर कारक, जिसका नाम क्या है, हिपेरिन। हिपेरिन अपन मिक्स कर देते हैं। अब जब रुधिर इन झिल्लियों में आएगा तो ये नहीं है कि एक झिल्ली, अनेक झिल्लियों का एक प्रकार का क्या होता है, तंत्र होता है। तो इसमें से रुधिर का प्रवाह होता रहेगा, तो प्रवाह होता रहेगा तो उसमें से क्या है कि एक आगे एक इसमें चेंबर होगा जिसको अपन अपोहनी द्रव्य चेंबर कहते हैं। कौन सा, अपोहनी द्रव्य चेंबर, अपोहनी द्रव्य चेंबर होगा। इस अपोहनी द्रव्य चेंबर में क्या होना है कि जो यूरिया, एमिनो एसिड्स, अन्य कुछ विटामिन जो शरीर के लिए अनावश्यक हैं, वो क्या होते हैं, पारगम्य होते हैं। तो यहाँ ये क्या होगा, तरल पदार्थ छनता रहेगा, और छनेगा तो क्या होगा, ये अपोहनी द्रव्य के चेंबर में जो नाइट्रोजनी कुछ ऐसे अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो अलग से क्या हो जाएंगे, छन जाएंगे। और छनकर, क्योंकि उनकी पारगम्यता अलग है और वो छन जाएंगे, तो जो रक्त है वो पूर्ण रूप से क्या हो जाएगा, नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों से क्या हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा, और उसको वापस उसी ह्यूमन बीइंग की जो बॉडी है उसके अंतर्गत क्या कर देंगे, अपन उसको परिसंचरित करवा देंगे। तो इस प्रकार की प्रोसेस होती है रक्त अपवहन की। नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है कृत्रिम वृक्क प्रत्यारोपण, उसकी ओर ध्यान देना है थोड़ा सा, यानी वृक्क प्रत्यारोपण। वृक्क प्रत्यारोपण, किडनी ट्रांसप्लांट। अमूमन देखिए आज के टाइम में अपने लाइफ के अंतर्गत ज्यादातर बीमारियां होती हैं, कैंसर जैसी बीमारियों के बाद ये भी एक मान लीजिए कि दूसरे नंबर की सबसे बड़ी बीमारी है। किडनी डैमेज हो जाती हैं, किडनी कार्य करना ही बंद कर देती हैं। तो किसी स्वस्थ व्यक्ति की किडनी को रोगी व्यक्ति के अंदर ट्रांसप्लांट करना होता है, उसको देना होता है। तो जो किडनी देता है वो होता है दाता, और जो किडनी लेता है वो होता है ग्रही। अब इसके लिए अपन को क्या पता चले कि भाई अपनी किडनी डैमेज है या अभी नहीं है, तो वो तो देखिए विशिष्ट प्रकार के अपन जब यूरिन टेस्ट करवाते हैं तो यूरिन टेस्ट में अपन को पता चल जाता है कि कौन सी प्रोटीन्स है, कौन से ऐसे नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ हैं जिनका एक्सक्रीशन क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, उसके बेस पे अपन को पता चल जाता है। लेकिन जब वृक्क कार्य करना ही बंद कर देते हैं तो उस व्यक्ति में क्या होता है, नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों को निकालना तो जरूरी होता है,
अब नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों को जब अपन बाहर निकालेंगे तो निकालने के लिए जो मेन जो मशीन है, जो सिस्टम है, जो ऑर्गेन्स है, वो तो है ही नहीं, वो तो काम ही नहीं कर रहा है। काम ही नहीं कर रहा है तो अपन को क्या करना पड़ता है, फिर उस रोगी व्यक्ति को किडनी ट्रांसप्लांट करवानी पड़ती है। तो इसमें इतना सा ध्यान में रखना है कि जब वृक्क पूर्ण रूप से कार्य करना बंद कर देते हैं तो किसी दाता व्यक्ति के द्वारा रोगी यानी ग्राही को किडनी स्थानांतरित करना और उसके शरीर के अंदर उसको प्रत्यारोपित करने की प्रोसेस ही, आरोपण करने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, वृक्क प्रत्यारोपण कहलाती है, किडनी ट्रांसप्लांट कहलाती है। अब इसमें इतना सा ध्यान रखना होता है, ज्यादातर केसेस में मिलता है कि जब दाता की किडनी, एक तो उनमें क्या होना चाहिए, दोनों में समायोजिता संबद्धता ज्यादा होनी चाहिए। ब्लड ग्रुप तो सबसे पहली चीज है ही है। जहां तक संभव होता है अपने निकट जो रिलेशन वाला व्यक्ति, निकट जो संबंधी है, उसकी किडनी ही क्या होनी चाहिए, ट्रांसप्लांट करवानी चाहिए। अन्यथा क्या होता है, जब किडनी शरीर में अपन ट्रांसप्लांट करते हैं तो प्रतिरक्षा तंत्र क्या होता है, शरीर का मजबूत होकर उसके अगेंस्ट काम कर लेता है, वो उसको एंटीजन समझ लेता है। और आजकल तो क्या हो रहा है कि इसके लिए ऐसी मेडिसिन आ जाती हैं, तो किडनी ट्रांसप्लांट होती है तो वो अपने प्रतिरक्षा तंत्र को थोड़ा क्या कर देती हैं, निष्क्रिय कर देती हैं, जिसके कारण वो ट्रांसप्लांट की हुई किडनी के अगेंस्ट क्या नहीं कर पाता, वर्क नहीं कर पाता है और व्यक्ति उस किडनी को पूर्ण रूप से क्या कर लेता है, अपने बॉडी के अंतर्गत आरोपित कर लेता है। तो उसे अपन कह देते हैं वृक्क प्रत्यारोपण करना। और वृक्क प्रत्यारोपण की प्रोसेस जैसे अपन देखते हैं कि रक्तदान, महादान, तो कुछ जो व्यक्ति होते हैं जो ज्यादा समझदार कहें अपन, तो वो क्या करते हैं, जैसे कोई एनी कंडीशनल यूथ की जब डेथ होती है तो किडनी ट्रांसप्लांट जैसी प्रोसेस है वो डोनेट करते हैं किडनी, और देनी भी चाहिए आज के टाइम में अपने इस विकासशील देश के अंतर्गत। तो ये अपने आज टॉपिक थे, 3 टॉपिक हुए हैं अपने, बाकी अपन बात नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।